मिसाइलों को भूल जाइए, टैंकों को भूल जाइए। रूस को खत्म करने वाला वॉर कोपेनहेगन के एक दफ्तर में पर्यावरण कानून की ठंडी रेखाओं में छिपाकर किया जा रहा है। डेनमार्क ने साबित कर दिया है कि अरबों डॉलर के तेल राजस्व को लूटने के लिए रूस द्वारा स्थापित किया गया छद्म शैडो फ्लीट न केवल पर्यावरण के लिए घातक है, बल्कि नाटो की राजधानियों को निशाना बनाकर ड्रोन हमलों का एक गुप्त अड्डा भी है। डेनमार्क द्वारा दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर रूस से जुड़े 18 साल पुराने टैंकर बोराके को पिछले हफ्ते ब्रेस्ट के तट से फ्रांसीसी कमांडो ने जब्त कर लिया था। बताया गया था कि यह जहाज हाल ही में कोपेनहेगन हवाई अड्डे पर हुए ड्रोन हमले में शामिल था। इस क्षण से डेनमार्क ने बाल्टिक सागर को रूसी टैंकरों के लिए बंद कर दिया। 6 अक्टूबर को डेनमार्क सरकार ने घोषणा की कि वह अपने जलक्षेत्र से गुजरने वाले या बाल्टिक और उत्तरी सागर के बीच एक महत्वपूर्ण बंदरगाह स्कैगन रेड में लंगर डाले हुए तेल टैंकरों, विशेष रूप से पुराने और उच्च जोखिम वाले जहाज़ों के पर्यावरण और सुरक्षा निरीक्षण को कड़ा कर रही है। हालांकि यह एक साधारण सुरक्षा निरीक्षण से कहीं आगे जाता है। डेनमार्क के उद्योग मंत्री मोर्टेन बर्ड्सकोव ने और भी मुखर होकर कहा, हमें पुतिन की युद्ध मशीन का अंत करना होगा। यह रूसी छाया बेड़े पर भी लागू होता है। अधिकारी अब उन जहाज़ों पर चढ़कर निरीक्षण करेंगे जिन्हें शांतिपूर्ण यात्रा पर नहीं माना जा सकता, जिनमें लंगर डाले हुए जहाज भी शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, यह निर्णय डेनिश सेनाओं को किसी भी संदिग्ध जहाज पर छापा मारने की अनुमति देता है। बोराके जहाज पर उजागर हुई इस भयावह सच्चाई और बाल्टिक क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव ने आखिरकार डेनमार्क और उसके सहयोगियों को यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। तो यह त्रुटिहीन रूप से रची गई आर्थिक मृत्युदंड, यह रणनीतिक गला घोंटने वाली कार्रवाई नक्शे पर और कानूनी दृष्टि से कैसे काम करती है। इस कार्रवाई के केंद्र में रूस के पश्चिमी भूगोल में 2 महत्वपूर्ण गढ़ सेंट पीटर्सबर्ग और कैलिनिनग्राड स्थित हैं। सेंट पीटर्सबर्ग रूस की ऐतिहासिक राजधानी और बाल्टिक सागर तक पहुंचने का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रवेश द्वार है। प्रिमोर्स्क और उस्तलुगा जैसे विशाल तेल टर्मिनल यहीं स्थित हैं और यूरोप को रूस के तेल निर्यात का केंद्र यहीं है। दूसरी ओर कैलिनिनग्राड यूरोपीय संघ के क्षेत्र के बीचों बीच एक खंजर की तरह है, जिसका मुख्य भूमि से कोई जमीनी संपर्क नहीं है। यह परमाणु हथियारों से भरा हुआ है और यहाँ भारी सैन्यीकरण है। रूसी बाल्टिक बेड़े का मुख्य अड्डा यहीं स्थित है और इसकी उपस्थिति इस क्षेत्र में नाटो की गतिशीलता को सीमित करने के लिए बनाई गई है। हालांकि ये दोनों गढ़ एक भौगोलिक नियति से बंधे हुए हैं। अटलांटिक तक पहुंचने के लिए इन दोनों में से किसी भी जहाज को केवल एक संकरा गलियारा पार करना होता है, वह है डेनिश जलडमरू मध्य। यह जलमार्ग, जिसमें कैटेगाट और काटेगट शामिल हैं, रूस की आर्थिक जीवन रेखा है और साथ ही उसकी सबसे कमजोर कड़ी भी। यही वह कमजोर कड़ी है जिसे डेनमार्क निशाना बना रहा है। बाल्टिक सागर में वर्तमान में चल रही इस रणनीतिक दमनकारी कार्रवाई को पूरी तरह से समझने के लिए और यह समझने के लिए कि रूस ने ऐसी लापरवाह मिश्रित रणनीति क्यों अपनाई है, हमें समय में पीछे जाकर घटनाओं की कड़ियों को जोड़ना होगा। यह संकट रातों रात नहीं उभरा। इसकी जड़ें शीत युद्ध के सबसे तनावपूर्ण दिनों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के सबसे विवादास्पद अनुच्छेदों तक जाती हैं। इसकी शुरुआत 1974 में हेलसिंकी कन्वेंशन से हुई, जिस पर बाल्टिक सागर में बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ एक उपाय के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे। उस समय पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉकों के बीच सहयोग का एक दुर्लभ उदाहरण, इस समझौते का उद्देश्य बाल्टिक सागर के पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा करना था। इस समझौते ने डेनमार्क सहित हस्ताक्षरकर्ता देशों को बाल्टिक समुद्री पर्यावरण संरक्षण आयोग या हेलकॉम की स्थापना करने और अपने जल क्षेत्र से गुजरने वाले उन जहाज़ों के विरुद्ध हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया जो पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा करते थे। उस समय यह खंड एक निर्दोष पर्यावरण संरक्षण उपाय था, जिसका उपयोग किसी पुराने रासायनिक टैंकर के विरुद्ध किया जाना था जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना थी। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि 50 साल बाद यह धारा एक महाशक्ति की युद्ध अर्थव्यवस्था का गला घोंटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक भू राजनीतिक हथियार बन जाएगी। यह इस बात का सबसे चौंकाने वाला सबूत था कि कैसे कानून और कूटनीति घातक हथियार बन सकते हैं। इस कदम के साथ पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए पुतिन की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन रेखा को मिसाइल कवच से नहीं, बल्कि एक कानून के एक टुकड़े ने नष्ट कर दिया है। क्रेमलिन की युद्ध मशीन को ईंधन देने वाले तेल के नल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और इस बार वे सैन्य रूप से कुछ भी नहीं कर सकते।
ब्लूमबर्ग जैसी वित्तीय एजेंसियों के वास्तविक समय के तेल बाजार के आंकड़ों के अनुसार बाल्टिक मार्ग से दैनिक तेल निर्यात रूस के लिए औसतन 250 से 350 मिलियन डॉलर का राजस्व उत्पन्न कर रहा था। इस राजस्व स्रोत को अब व्यवस्थित रूप से समाप्त किया जा रहा है। इसका मतलब है कि रूसी संघीय बजट में 10 अरब डॉलर का मासिक भारी नुकसान या देरी हो सकती है। यह एक वित्तीय झटका है जो रूस की आर्थिक व्यवस्था को पंगु बना सकता है। दर्जनों रूसी टैंकर अब डेनिश जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार और रूसी बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। रूसी अर्थव्यवस्था और सेना को बचाए रखने वाली आखिरी जीवन रेखा भी नाटो के चतुर कूटनीतिक और कानूनी जाल में फंस गई है। तो 50 साल पुराने पर्यावरण समझौते और 2 साल से चल रहे एक छाया बेड़े के साथ डेनमार्क ने आज तक इंतजार क्यों किया? इस सवाल का जवाब किसी एकाकी घटना में नहीं, बल्कि पिछले कुछ महीनों में बाल्टिक सागर और उसके आसपास खेले गए एक बड़े रणनीतिक शतरंज के खेल में छिपा है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियां शामिल थीं। यह नाटो द्वारा इस क्षेत्र को एक लोहे के गुंबद के नीचे रखने, रूस को एक कोने में धकेलने और बेतहाशा जवाबी कार्रवाई को बढ़ावा देने का एक अपरिहार्य परिणाम था। यह समझने के लिए कि यह कदम अभी क्यों उठाया गया, हमें सबसे पहले इस विशाल बिसात पर गौर करना होगा, यानी बाल्टिक सागर में व्याप्त शक्ति संतुलन पर। पश्चिमी गठबंधन, जिसने फिनलैंड और स्वीडन की भागीदारी से बाल्टिक सागर को एक रणनीतिक नाटो झील में बदल दिया, ने इस सिद्धांत को कागज पर नहीं छोड़ा। उसने इसे ठोस और दुर्जेय सैन्य शक्ति से समर्थित किया, जो रूस को सांस लेने से भी रोक सकती थी। इस शक्ति का सबसे भयावह प्रतीक, दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत, परमाणु विमानवाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और उसके साथ का स्ट्राइक ग्रुप था, जो अगस्त 2025 में ब्रिटिश तट पर उतरा और उत्तरी सागर में लंगर डाला। 90 से ज्यादा F-35 और FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों को ढोने वाला यह एक 0 टन का तैरता हुआ किला डेनिश जलडमरूमध्य के ठीक पश्चिम में एक परमाणु कवच की तरह खड़ा था, जो रूस को किसी भी सैन्य साहसिक कार्य को करने से रोक रहा था। लेकिन यह अकेला नहीं था। इसके साथ ब्रिटिश रॉयल नेवी का टाइप 45 विध्वंसक HMS डायमंड और यूरोप के सबसे उन्नत वायु रक्षा जहाज़ों में से एक जर्मन नौसेना का सबसे आधुनिक फ्रिगेट FGS हेसन भी था। नाटो स्टैंडिंग मैरीटाइम ग्रुप एक के सहयोग से इस घातक तिकड़ी ने रूसी बाल्टिक बेड़े को कैलिनिनग्राड, जो यूरोप के हृदय में खंजर की तरह खड़ा है, और सेंट पीटर्सबर्ग, जो पश्चिम में रूस की खिड़की है, में उसके ठिकानों पर प्रभावी ढंग से घेर लिया। यह नौसैनिक बल केवल एक रक्षात्मक रेखा ही नहीं थी, बल्कि यह रूस के 2 सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक गढ़ों को एक साथ निचोड़ने वाली एक शक्ति भी थी। कैलिनिनग्राड में रूसी सेना अब मुख्य भूमि से पूरी तरह अलग थलग पड़ गई थी, और सेंट पीटर्सबर्ग की व्यापारिक और सैन्य जीवन रेखाएं भी इस दबाव से दब रही थीं। नाटो का दबाव सिर्फ समुद्र तक ही सीमित नहीं था, आसमान भी पूरी तरह से नाकेबंदी में था। पोलैंड और रोमानिया के ठिकानों से उड़ान भरने वाले नाटो 3 सदी पुराने अवाक्स निगरानी विमान और ब्रिटेन के वॉडिंगटन अड्डे से उड़ान भरने वाले RC-135 रिवेट जॉइंट सिग्नल्स खुफिया विमान रूसी संचार सुनते थे, रडार स्कैन करते थे और ब्रसेल्स स्थित मुख्यालय को 24 घंटे मामूली सैन्य गतिविधि की भी सूचना देते थे। इस इलेक्ट्रॉनिक नाकेबंदी ने रूसी सेना को अंधा और बहरा बना दिया। क्रेमलिन के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध और भी क्रूर था। अमेरिका के मिसौरी स्थित वाइटमैन एयरफोर्स बेस से यूरोप के ऊपर उड़ान भर रहे बीडो स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स की प्रशिक्षण उड़ानों ने क्रेमलिन को सीधा संदेश दिया। अगर युद्ध बढ़ता तो मॉस्को के केंद्र में स्थित सबसे रणनीतिक ठिकाने भी निहत्थे हो जाते। यह विशाल सैन्य जमावड़ा रूस का दम घोंट रहा था और उसे घबराहट में गलतियां करने पर मजबूर कर रहा था। दरअसल हुआ भी यही। जून 2025 में रूस ने 20 से ज्यादा युद्धपोतों के साथ एक सैन्य अभ्यास शुरू करके इस नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश की। हालांकि यह एक कमजोर शक्ति प्रदर्शन से ज्यादा कुछ नहीं था। फिर सितंबर 2025 में नाटो के हवाई राडार बार बार अलार्म बजाते रहे। 22 सितंबर को जर्मन यूरोफाइटर जेट और 25 सितंबर को हंगरी के ग्रिपेन जेट विमानों को बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ रहे और खतरनाक तरीके से नागरिक उड़ान मार्गों की ओर बढ़ रहे रूसी सुखोई 30 और मिग 31 लड़ाकू विमानों को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये एक घिरे हुए भालू के हताश संघर्ष थे। जैसे जैसे सैन्य उकसावे बढ़ते गए, शैडो फ्लीट द्वारा उत्पन्न ठोस खतरे उस स्तर तक पहुंच गए जिन्हें अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसी हफ्ते प्रकाशित एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के अनुसार
5 अक्टूबर 2025 को डेनिश रक्षा खुफिया सेवा एफई द्वारा डेनिश जलडमरू मध्य में गश्त कर रहे डेनिश हेलीकॉप्टरों और जहाज़ों को रूसी युद्धपोतों द्वारा रडार लॉक का उपयोग करके बार बार निशाना बनाया गया। यह एक बेहद खतरनाक सैन्य उकसावे का संकेत है, जिसका अर्थ है कि अगला कदम गोलीबारी हो सकता है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ये कार्रवाइयां एक हाइब्रिड युद्ध रणनीति थीं, जिसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष की सीमा पार किए बिना दबाव बनाना था। यह खतरा कोई नई बात नहीं थी। डेर स्पीगल द्वारा मार्च 2025 की शुरुआत में उजागर की गई एक घटना में जर्मन अधिकारियों ने बुनियादी ढांचे में तोड़फोड़ के संदेह में शैडो फ्लीट के इवेंटिन नामक एक टैंकर को जब्त कर लिया था। संदेह था कि ये जहाज न केवल तेल परिवहन कर रहे थे, बल्कि फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच बाल्टिक कनेक्टर, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और उस क्षेत्र में समुद्र के नीचे डेटा केबलों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की कार्रवाई में भी इस्तेमाल किए जा रहे थे। अक्टूबर 2024 में हुई एक घटना जिसमें एक चीनी जहाज ने अपने प्रोपेलर से एक पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया था, ने इन संदेहों को और पुष्ट किया। एस्टोनिया और फिनलैंड जैसे देशों ने भी बार बार बिना बीमा वाले और अज्ञात टैंकरों के उनके क्षेत्रीय जल में खतरनाक तरीके से आने की चेतावनी दी थी। आखिरी तिनका नागरिक सुरक्षा और बोरा के मामले को सीधे निशाना बनाकर की गई एक बेशर्म धमकी थी, जिसने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। 28 सितंबर 2025 को डेनिश रक्षा खुफिया सेवा एफई ने अपने सहयोगियों को भेजी गई एक खुफिया रिपोर्ट में पूरी साजिश का पर्दाफाश किया, जिसका कोड यूर्जेंट था। रिपोर्ट में चौंकाने वाले सबूत थे कि रूस अपने शैडो फ्लीट के नागरिक टैंकरों का इस्तेमाल यूरोप में लक्ष्यों पर कामिकेज ड्रोन हमलों के लिए लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में कर रहा था। इस खुफिया धमाके पर कार्रवाई करते हुए फ्रांसीसी नौसेना ने 30 सितंबर की सुबह बिस्के की खाड़ी में तैर रहे टैंकर बोराके पर एक हैरतअंगेज हेलीकॉप्टर अभियान शुरू किया। फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी और अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस द्वारा पुष्टि किए गए एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जहाज के कार्गो होल्ड की तलाशी में तेल टैंकों के बीच रखे विशेष कंटेनरों में छिपे कम से कम 6 विस्फोटकों से लदे कैमिकेज यूएवी लॉन्चर मिले। यह इस बात का अकाट्य और ठोस सबूत था कि रूस ने एक नाटो देश के खिलाफ सैन्य हमले के लिए एक असैन्य जहाज का इस्तेमाल किया था। मुद्दा अब सिर्फ जंग लगे जहाज़ों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान का नहीं था, बल्कि मुद्दा बाल्टिक सागर और यूरोपीय तटों पर नौकायन कर रहे सैकड़ों संभावित यूएवी जहाज़ों से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्पन्न होने वाला भारी खतरा था। सबूतों की यह श्रृंखला, ये संचित उकसावे और यह अंतिम बेशर्मी भरा कदम ही वह अंतिम कारण था जिसने डेनमार्क को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया और उस 50 साल पुराने पर्यावरण कानून को राष्ट्रीय सुरक्षा के हथियार में बदल दिया। यहाँ डेनमार्क सैन्य नाकाबंदी लगाने के बजाय, जो युद्ध का कारण बन सकती है, 1974 के हेलसिंकी कन्वेंशन एक्सेलकॉम और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून को सामने रख रहा है। नया कानूनी ढांचा डेनिश अधिकारियों को शैडो फ्लीट से संबंधित पहचाने गए बिना बीमा वाले पुराने और खराब रखरखाव वाले टैंकरों को रोकने, निरीक्षण करने और उनके मार्ग को अवरुद्ध करने का अधिकार देता है। यह कार्रवाई इस प्रकार आगे बढ़ेगी। डेनिश नौसेना या तटरक्षक बल का कोई जहाज किसी संदिग्ध टैंकर के पास जाएगा और निरीक्षण का अनुरोध करेगा। जहाज पर सवार निरीक्षक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मानकों अर्थात SOLAS समुद्र में जीवन की सुरक्षा और MRPOL समुद्री प्रदूषण निवारण सम्मेलन के अनुपालन की जांच करेंगे। यह ज्ञात है कि लगभग सभी शैडो फ्लीट जहाज इन मानकों को पूरा नहीं करते हैं, मिटते हैं। यदि यह पाया जाता है कि बीमा पॉलिसियां फर्जी या अपर्याप्त हैं, आपातकालीन उपकरण काम नहीं कर रहे हैं, कर्मचारी अपर्याप्त हैं या जहाज की संरचनात्मक अखंडता खतरे में है, तो जहाज को यात्रा के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाएगा और उसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोरा के मामले के बाद इन निरीक्षणों में अब जहाज पर संदिग्ध सैन्य संशोधनों या अवैध माल की जांच भी शामिल होगी। यह कोई वास्तविक जब्ती या सैन्य हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से वैध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी और अपरिहार्य नौकरशाही दमनकारी कार्रवाई है। इस निरीक्षण पर रूस की आपत्ति इस बात की स्वीकारोक्ति है कि उसके अपने जहाज सड़े हुए और खतरनाक हैं। यह पाइसे एक बेदाग कानूनी शह और मात है जो पुतिन को उनके ही झूठ से करारा झटका देती है। डेनमार्क के कानूनी कदम से उठे झटके
रूस की पहले से ही संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था और घरेलू मोर्चे पर तुरंत और विनाशकारी रूप से असर डालते हैं। ये कोई भविष्य का खतरा नहीं है, बल्कि एक उत्प्रेरक है जो रूस में पहले से ही मौजूद संकटों की श्रृंखला को एक हिमस्खलन आपदा में बदल देता है। इस कदम के विनाशकारी प्रभाव को समझने के लिए हमें डेनमार्क के फैसले से पहले रूस की स्थिति पर नजर डालनी होगी। युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस अपने सबसे गहरे और सबसे खतरनाक ईंधन संकट की चपेट में था। 2024 और 2025 के दौरान यूक्रेन ने रूस के तेल उद्योग के केंद्र दर्जनों रिफाइनरियों पर ल्यूदो जैसे लंबी दूरी के कामिकेज ड्रोनों से व्यवस्थित रूप से हमला किया। रियाजान तुआब से वोल्गोग्राद और नोवोशाख्तिंस्क में रिफाइनरियों में भीषण आग लगने से रूस की गैसोलीन और डीजल उत्पादन क्षमता सचमुच चरमरा गई। रॉयटर्स के विश्लेषण के अनुसार इन हमलों के कारण रूस के परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन 15% से ज्यादा गिर गया। संकट इतना गंभीर हो गया कि दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक रूस को अपनी घरेलू मांग पूरी करने के लिए मार्च 2025 से 6 महीने के लिए गैसोलीन निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना पड़ा। लेकिन इससे भी पेट्रोल की बर्बादी नहीं रुकी। क्रास्नोडार, समारा और नोवोसिबिर्स्क जैसे इलाकों में पेट्रोल पंपों पर किलोमीटरों लंबी कतारें लग गईं। किसानों को फसल काटने के लिए डीजल नहीं मिल रहा था और स्थानीय लोगों में भारी दहशत फैल गई। यही वह क्षण था जब युद्ध की कीमत मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की जगमगाती सड़कों से निकलकर आम रूसी नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन पर पड़ रही थी। डेनमार्क का यह कदम इस जलती हुई आग में एक बैरल पेट्रोल डालने के बराबर है। बाल्टिक सागर में निर्यात का रास्ता बंद होने का मतलब सिर्फ अरबों डॉलर का राजस्व नुकसान ही नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा विनाशकारी डोमिनोज प्रभाव भी पैदा होता है। रूस के पश्चिमी तेल क्षेत्रों से निकाले गए और पाइपलाइनों के जरिए उस्तलुगा तक पहुंचाए गए कच्चे तेल को अब टैंकरों में नहीं भरा जा सकेगा। इन बंदरगाहों पर भंडारण सुविधाएं कुछ ही दिनों में पूरी क्षमता पर पहुंच जाएंगी। ऐसा होने पर पाइपलाइन का प्रवाह रोकना होगा। इसका मतलब है कि साइबेरियाई तेल कुओं से उत्पादन भौतिक रूप से बंद करना होगा। किसी तेल कुएं को बंद करना और फिर से चालू करना तकनीकी रूप से बेहद कठिन और महंगी प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि रूस की पूरी तेल उत्पादन श्रृंखला ठप्प हो जाएगी, मानो सड़क दुर्घटना में वाहन आपस में टकरा रहे हों। इस रसद व्यवस्थागत निष्क्रियता से घरेलू बाजार में पहले से ही कम पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। मोर्चे पर तैनात सेना के टैंकों और ट्रकों के लिए आवश्यक ईंधन को नागरिक कारों और किसानों के ट्रैक्टरों के लिए आवश्यक ईंधन से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। यह सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि राज्य के अपने सबसे बुनियादी कामों को पूरा करने में नाकाम रहने, सामाजिक व्यवस्था के ढहने और पूरी तरह अराजकता का खतरा है। डेनमार्क का यह कदम रूस के आर्थिक हृदय की धमनी को काट देता है और साथ ही उस तंत्रिका तंत्र को भी नष्ट कर देता है जो घरेलू मोर्चे को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। डेनमार्क के इस कदम की रणनीतिक चतुराई पुतिन को ऐसी स्थिति में छोड़ देने में निहित है जहां वे सैन्य रूप से जवाब नहीं दे सकते और पूरी तरह से कूटनीतिक लाचारी की स्थिति में हैं। बोरा के मामले ने डेनमार्क की कार्रवाई को एक वैध राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय में बदल दिया जो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप है। पुतिन इस स्थिति का सैन्य जवाब कैसे दे सकते थे? क्या वह डेनमार्क के निरीक्षण पोत पर गोलीबारी शुरू कर देते? ऐसा करते ही वह नाटो के अनुच्छेद 5 को लागू कर देते और तुरंत खुद को 32 देशों और यूएसएस गेराल्ड आरपीडी फोर्ड के लड़ाकू विमानों के साथ एक पूर्ण युद्ध में पाते जो खुले समुद्र में आदेश का इंतजार कर रहे थे। तो क्या कैलिनिंग्राद में परमाणु सक्षम इस्कंदर मिसाइलें या बैस्टियन एंटी शिप तटीय रक्षा प्रणाली दागना एक विकल्प है? किसके खिलाफ कोई सैन्य लक्ष्य नहीं है, केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू करने वाले नागरिक निरीक्षक हैं। तो इस वैध और कानूनी रूप से शानदार कदम के सामने रूस के पास जवाबी कार्रवाई के विकल्प खत्म हो गए हैं। हालांकि क्रेमलिन के प्रचार चैनल इसे नाकाबंदी के रूप में प्रचारित करते हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि यह रूस की अपनी लापरवाही का नतीजा है। यह कानूनी जाल इतनी चतुराई से बनाया गया है कि यह रूस की सैन्य शक्ति को पूरी तरह से बेअसर कर देता है। इस रणनीतिक शह और मात का दूसरा और दीर्घकालिक कदम उस मौन सामाजिक अनुबंध को ध्वस्त करना है जो पुतिन शासन का आधार है। यह अनुबंध सरल था, मुझे अपनी राजनीतिक स्वतंत्रताएं दो और मैं तुम्हें स्थिरता, राष्ट्रीय गौरव और आर्थिक समृद्धि दूंगा। तेल से होने वाली आय इस अनुबंध की नींव थी। अब जब ये आयें खत्म हो गई हैं और घरेलू ईंधन संकट सामाजिक पतन में बदल गया है, तो लाखों रूसी नागरिकों की आंखों के सामने इस अनुबंध को तोड़ा जा रहा है।
जब हीटिंग सिस्टम ठप हो जाते हैं, जब वेतन नहीं मिल पाते, जब पेट्रोल पंपों पर झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो पुतिन के पास देने के लिए कुछ नहीं बचता। यह सिर्फ एक आर्थिक पतन नहीं है, बल्कि शासन की वैधता को बुनियादी तौर पर कमजोर करना और संभावित आंतरिक विद्रोह के लिए सबसे उपजाऊ जमीन तैयार करना है। इस घटना का वैश्विक प्रभाव इस बात का अंतिम प्रमाण है कि रूस कितना अलग थलग पड़ गया है और पश्चिम अब कितने परिष्कृत हथियार इस्तेमाल कर सकता है। अंततः युद्ध के मैदान में रूस को सैन्य रूप से हराने के बजाय पश्चिम ने उसे आर्थिक रूप से अलाभकारी बनाने और उसे अपनी ही व्यवस्था में दम घोंटने का अंतिम उपाय ढूंढ लिया है। बाल्टिक सागर में जो हो रहा है वह कोई साधारण पर्यावरणीय नियंत्रण नहीं है, बल्कि 21वीं सदी का सबसे परिष्कृत और क्रूर आर्थिक प्रतिकार है, जो रूस द्वारा नाटो के विरुद्ध नागरिक जहाज़ों को हथियार बनाने के दुस्साहस को दिया गया है। रूसी भालू, जिसे पहले यूक्रेन में सैन्य दृष्टि से अंधा कर दिया गया और फिर अग्रिम मोर्चे पर रसद के मामले में गला घोंट दिया गया, अब उसका आर्थिक हृदय रुक गया है। बोरा के षड्यंत्र के बाद डेनमार्क द्वारा उठाया गया यह वैध कदम युद्ध के अंत की शुरुआत की चिंगारी बन सकता है, जिससे क्रेमलिन के पतन का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। व्लादिमीर पुतिन यह युद्ध जो वे मिसाइलों और सेनाओं से नहीं जीत सकते थे, कोपेनहेगन में एक फोल्डर पकड़े एक गुमनाम नौकरशाह से हार गए। हमें चुनने के लिए धन्यवाद।